दोस्तों, क्या कभी आपने किसी नदी उद्गम को देखा है? मैं दिखाता हूँ। पीछे आप देख रहे हैं केदारनाथ चोटी, नीचे इसके है मंदिर। इन्हीं ग्लेशियर से रिस रिस के पानी आ रहा है। जैसे इसके ऊपर बर्फ का प्रभाव पड़ रहा है, पानी आ रहा है रिस रिस के। जैसे रिस रिस के पानी आ रहा है तो आप देख रहे हो इसके जस्ट नीचे पत्थर पड़े हैं, यानी भाबर टाइप में। ये जो पत्थर पड़े हैं, इन्हीं पत्थरों के बीच में से प्रत्यक्ष आप देख रहे हो जो धारा वहाँ से निकल कर आ रही है, उसी का नाम है गौरी मंदाकिनी। गौरी मंदाकिनी का इतिहास अपने आप में एक दुर्लभ इतिहास है और यही वो पावन जगह है जहाँ से मंदाकिनी नदी का उद्गम होता है। और ये मंदाकिनी नदी कई इस क्षेत्र में बहती हुई, इस हिमालय में बहती हुई रुद्रप्रयाग में जाकर अलकनंदा नदी में मिल जाती है। तो इस प्रकार से आपने देखा कि मंदाकिनी का कितना अद्भुत सीन है। जिस जगह पर बैठा हूँ एक ब्रिज है और केदारनाथ मंदिर से भैरव मंदिर जाने का ये सीन है। यहाँ एक अलवर वालों का भंडारा है। राजस्थान वाले भंडारे करने में बड़े एक्सपर्ट है, कहीं न कहीं सेवा करते हुए मिल जाते हैं। मैंने अब तक पूरा रास्ता तय किया, मुझे कहीं किसी का भंडारा नहीं मिला, पर 2 जगह मैंने देखी जहाँ भंडारे थे। एक बीकानेर वालों का भंडारा, एक राजस्थान वालों का भंडारा। गर्व है मुझे राजस्थान वालों पे कि आप कहीं न कहीं कॉफ़ी सेवा, कहीं न कहीं बिस्किट सेवा, भले ही आपने 2 बिस्किट खिलाए हो लेकिन सेवा आप ज़रूर कर रहे हो। राजस्थानी होने का पे काफ़ी गर्व है। तो ये थी आपकी पवित्र मंदाकिनी। लेकिन एक बात बता देता हूँ, यहाँ पर नहाने की गलती मत कर लेना। वो बर्फ़ का पानी आ रहा है। अभी हाल फिलहाल का टेम्परेचर -6 का तापमान, तो क्लाइमेट यहाँ का है, इन्वायरमेंट है। तो आप सोच लीजिए बर्फ़ का पानी कितना होगा। बताते हैं कि ऊपर का तापमान लगभग -10 रहता है वहाँ पर। तो -10 का पानी जो है, आप जैसे हाथ डालोगे ना, आपकी हाथों की नसें ब्लॉक हो जाएगी। भैरव मंदिर की चढ़ाई हम कर रहे हैं। छोटी सी घंटी है, वैसे बजा के आपको यहाँ से एंटर करना होगा। और भैरव मंदिर की चढ़ाई कोई इतनी दुर्लभ नहीं है और इतनी नई डेंजर है। बिल्कुल साफ़ सुथरी चढ़ाई है, रास्ता भी अच्छा बना हुआ है, सिंपल सा बना हुआ है। और मुझे नहीं लग रहा कि 1 किलोमीटर से ये ज़्यादा होगा, 1 किलोमीटर के बीच में ही होगा। मंदिर से टोटल आप 1 किलोमीटर आप इसे कह सकते हैं, लेकिन इतना ज़्यादा नहीं है। ऊंचाई थोड़ी बढ़ जाएगी, पर सबसे बढ़िया बात ये मुझे यहाँ लगी कि रास्ता बहुत ही अच्छा बना हुआ है। इस तरह से बनाया हुआ है, ऊंचाई होने के बावजूद भी ऊंचाई का एहसास नहीं हो रहा। यह है भैरव मंदिर का। आप देख सकते हैं पीछे के साइड में, आप देख रहे हैं यहाँ पर कुछ इस प्रकार के एडवेंचर आप देख रही हैं। मंदिर और मंदिर के आसपास के परिसर, धर्मशालाएं, आप देखो साइड में किस तरह से आपको नज़र आ रहा है मंदिर और मंदिर के आसपास का दृश्य। अभी हम भैरवनाथ मंदिर के शिखर पर आ चुके हैं। हरियाली दिल को सुकून देने वाली। नीचे आप देख रहे हैं केदारनाथ मंदिर, 400 मीटर उससे ऊंचा है ये। और अभी केदारनाथ दर्शन करने वालों की 1 किलोमीटर की लाइन लगी हुई है। मैं आपको दिखाना चाहूँगा, जहाँ पर हेलीपैड बना हुआ है वहीं से एक लंबी कतार शुरू होती है और इन कैंप के बीच में से होती हुई आप देख रहे हैं ये कतार इन कैंप में से होती हुई और मंदाकिनी के ब्रिज से देखो, आपको दिख रहा होगा मंदाकिनी के ब्रिज के ऊपर से होती हुई एक गोल अराउंड के अंदर होती हुई और ये बिल्कुल मंदिर तक जा रही है। भक्तों की कतार और भक्तों की एक अटूट मान्यता केदारनाथ को लेकर है। मैं यहाँ की थोड़ी सी आपको ज्योग्राफिकल जानकारी देना चाहूँगा। ये जो आप पहाड़ी और ग्लेशियर देख रहे हैं पूरे इस हिमालय के अंदर, ये सामने की जो पहाड़ी है, मात्र सामने की पहाड़ी, इन इतनी पहाड़ियों में ग्लेशियर तो ये पूरा बड़ा है ही। इन बड़े ग्लेशियर में 10 अलग अलग तालाब बने हुए हैं। संभवतः मैं उन तालाब के नाम सारों के नहीं बता पाऊंगा, लेकिन ये जो आप झरना देख रहे हैं इधर से निकल कर आ रहा है, एक झरना सामने से आ रहा है। एक बड़ी, ये झरना आपको नॉर्मल लग रहा होगा लेकिन बहुत बड़ा झरना है ये, यानी एक बड़ी धारा का रूप देता है। ये झरना देवरिया तालाब से निकल कर आता है, जो यहाँ नीचे से 8 किलोमीटर की ट्रैकिंग के बाद, यानी हवाई दूरी तो इसकी कम होगी, बिल्कुल जाहिर सी बात है, लेकिन 8 किलोमीटर की ट्रैकिंग के बाद उस देवरिया तालाब तक पहुँचा जाता है। और अब आती है बात सामने की। सामने केदारनाथ पर्वत और उस पर्वत के आगे आपको एक ब्लैक पर्वत और दिख रहा है।
उस बड़े पर्वत और आगे वाले पर्वत के बीच में एक बड़ा, बहुत बड़ा तालाब है जिसे गांधी सरोवर या गांधी तालाब के नाम से जाना जाता है। सन 2013 में यहाँ पर त्रासदी हुई थी। उसके दो बड़े रीज़न बताए जाते हैं। एक तो बादल फटा, उसके प्रभाव से क्या हुआ कि ऊपर का जो ग्लेशियर था, बहुत बड़ा ग्लेशियर था। अभी ये जो आपको दिख रही है ना, ये चट्टानें बड़ी बड़ी, कम से कम 500 मीटर की चट्टानें हैं, बहुत बड़ा ग्लेशियर है। वहाँ तक पहुँचते पहुँचते 2-2 दिन लग जाते हैं, इतना बड़ा वो मामला है। तो वो एक बड़ा ग्लेशियर, कई मीटर का ग्लेशियर था, वो टूटकर बादल फटने से वो तालाब में आके गिरा और इतनी भारी संख्या में, इतनी कई मीटर चौड़ी बर्फ, और जब तालाब में आके गिरा और गिरते ही और तालाब ओवरफ्लो हुआ। ओवरफ्लो होते ही उसमें से एक चट्टान निकल कर आई जो मंदिर के पीछे लग गई। मंदिर सुरक्षित रहा और आगे पूरा डैमेज हो गया। उस समय 2013 से पहले यहाँ पर एक रास्ता था जो पैदल फुट ट्रैक करके जो आते हैं, उधर के रूट में आप देख रहे हैं रास्ता दिख रहा है आपको, एक ट्रैकिंग रास्ता ऊपर की ओर रास्ता जा रहा है। ये रास्ता है 14 किलोमीटर का रास्ता गौरीकुंड से होता था, लेकिन भयंकर त्रासदी होने से जगह जगह से ये रास्ता टूट गया और जगह जगह से टूटने से इस रास्ते को बंद कर दिया गया। एक बार नहीं, 10 जगह से बीच बीच में टूट गया और पूर्ण रूप से बिखर चुका था। इसलिए इसको बंद करके फिर नए रास्ते का इस साइड में निर्माण किया गया, जिस रास्ते से हम आए थे। और इस रास्ते को बताते तो 16 किलोमीटर है, लेकिन सभी का कहना है, सब लोगों का कहना है कि ट्रैक्टर वगैरह भी यहाँ तक लोग लेके आते हैं, तो ये 22 किलोमीटर का रास्ता है, जबकि आंकड़े में इसको 16 किलोमीटर ही बताया गया है। और इधर आपको मैं एडवेंचर दिखाता हूँ। लोकेशन जो देखो तो आपको यहाँ की बड़ी प्यारी लोकेशन लगेगी। ये तो थी ज्योग्राफिकल बात। हिस्ट्री की बात भी मैंने आपको बता दी कि ये त्रेता युग से इस मंदिर के बारे में इतिहास बताया जाता है। सॉलिड इतिहास कुछ भी नहीं है। महाभारत युद्ध से इस मंदिर की कहानी जुड़ी हुई थी। और अब बात आती है इस हिमालय के इस ग्लेशियर की। एक तरफ हरा पर्वत, दूसरी तरफ आप देख रहे हैं हिमालय का बड़ा ग्लेशियर। अब साफ साफ अनुमान लगा सकते हैं कि बर्फ़ गिरने से इन चोटियों में जो तीखापन था ना, वो भी ऊपर से दूर हो चुका है। यानी यहाँ पर ऐसा नहीं कि बर्फ़ की नॉर्मल परत आप हाथ से हटाओगे, यहाँ पर 100 मीटर से ज़्यादा चौड़ी बर्फ़ की परत इस हिमालय के ऊपर गिरी हुई है, ऐसा यहाँ के लोगों का कहना है। जबकि एक दिन ऐसा ज़रूर होगा कि ऊपर के 10 के 10 तालाब बहुत जल्दी आपकी दुआओं से संभव हो पाएगा। ये देवरिया तालाब सबसे आसान है यहाँ पर जाना। देवरिया तालाब पे जाना आसान इसलिए क्योंकि वहाँ तापमान नॉर्मल है और नीचा ही है, ज़्यादा ऊंचा नहीं है। गांधी भी इजी है, लेकिन इसके ऊपर के जो शुक्र जैसे तालाब हैं उन पे जाना काफ़ी मुश्किल होता है। भीम तालाब भी ऊपर है, बहुत मुश्किल है। उसके लिए पूरी सेफ्टी के साथ कम से कम 7 से 8 लोगों का ग्रुप हो और पूरी सेफ्टी के साथ वहाँ जाना हमें पड़ेगा और पूरे संसाधनों के साथ। वो कभी जिस दिन मौका मिला तो ज़रूर आपको करके दिखाएंगे।